कच्चे तेल की कीमत बढ़ते ही वैश्विक समुदाय में खलबली मचना एक स्वाभाविक बात है। और क्यों न हो, क्योंकि अर्थव्यवस्था के केंद्र में इन तेल की कीमतें होती हैं। इनके बढ़ने से पूरी अर्थव्यवस्था में उथल पथल स्वाभाविक बात है। ऐसे में आज का हमारा टॉपिक कुछ इसी से संबंधित है। जैसा कि आप पीछे पटल पर देख सकते हैं, इस टॉपिक के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले बता दूं कि मैं अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन डेप्थ श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। आज का शीर्षक बढ़ती वैश्विक तेल की कीमत और इसका प्रभाव। देखते हैं किन बिंदुओं के अंतर्गत आज हमारी चर्चा केंद्रित होगी। लेकिन इससे पहले हम सबसे पहले खबर को देखेंगे कि यह खबर हमने कहां से ली है। तो खबर है फर्स्ट पोस्ट की। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस कुड हिट 100 अ बैरल, हाउ इट विल इम्पैक्ट द वर्ल्ड। ये एक बैरल की कीमत $100 तक पहुंच रही है, तो कैसे ये प्रभावित कर रही है विश्व को, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वैश्विक समुदाय पर, इसकी हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं किन बिंदुओं के अंतर्गत ये चर्चा केंद्रित होगी। सबसे पहले हम खबर को देखेंगे, जो हमने देखा जैसा चर्चा में क्यों है ये, इस पर विचार करेंगे। और साथ ही हम जानेंगे कि क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड ये अक्सर चर्चा में होता है, शब्दावली को हम समझ नहीं पाते हैं, इसको देखेंगे क्या है। ओपेक और ओपेक प्लस समूह जो इस संबंधित है इसके निर्यात से, उसको समझेंगे। क्यों बढ़ी थी कीमत, आखिर बढ़ने का कारण क्या है कीमत का, उस पर विचार करेंगे। मूल्य वृद्धि का भारत पर क्या प्रभाव होगा, उसको भी देखेंगे। और आगे की क्या राह हो सकती है, उस पर विचार करेंगे। और अंत में परिपाटी के अनुसार होगा एक अभ्यास प्रश्न। सामान्य अध्ययन 2 और 3 प्रश्न पत्र के लिए यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं चर्चा में क्यों है इस पर विचार करेंगे। तो 2023 में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हुई। इसका कारण ये था कि ये वृद्धि ब्रेंट क्रूड में लगभग 19% की वृद्धि देखने को मिली। साथ ही विभिन्न सरकारों के लिए ये एक मसला सरदर्द का विषय बन गया, क्योंकि तेल एक ऐसी चीज है जिस पर हर देश की अर्थव्यवस्था आधारित होती है। इसकी कीमत का बढ़ना कई कीमतों को बढ़ा जाता है, इसलिए सरकारों के लिए सिरदर्द होना स्वाभाविक है। प्रत्यक्ष अगर प्रभाव की बात करें तो सबसे पहला प्रभाव परिवहन पर पड़ता है, उसके बाद अन्य क्षेत्रों के साथ किसानों पर पड़ता है। परिवहन से संबंधित मूल्यों की कीमत होती है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। मूल्य वृद्धि होती है, मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे प्रभाव हैं जिसकी वजह से क्रूड में ये वृद्धि इस विषय को चर्चा के केंद्र में लाती है। अब आइए देखते हैं कि वास्तव में ये शब्द क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड वास्तव में होता क्या है। तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला जो तेल होता है अपरिष्कृत रूप में होता है, फिर उसको परिष्कृत रूप में लाकर और हम उपयोग के लायक बनाते हैं। तो जब ये अपरिष्कृत रूप में होगा तो इसी तेल को हम क्रूड ऑयल कहते हैं, जो वस्तुतः गाढ़ा होता है, काले रंग का होता है। और यह जमीन के अंदर भी पाया जाएगा और समुद्र में भी पाया जाएगा। ये 2 जगहों पर ये उपलब्धता इसकी होती है। अगर हम देखें तो परिष्कृत जब इसको हम करेंगे तो इसके बाद गैसोलीन में कन्वर्ट होगा और उसके बाद ऐसे उत्पादों में यह परिवर्तित होता है जिसको हम अपने उपयोग में लाते हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, लुब्रिकेंट्स हो या वैसलीन हो इत्यादि। साथ ही इसकी प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो 20 गैलन गैसोलीन की मात्रा अगर हम लेंगे, उसके बाद ये 1 बैरल प्रोसेसिंग के बाद हमको ऑयल प्राप्त होगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक ऑयल प्राप्त करने की ये जो प्रक्रिया है उसमें कितना अधिक लागत गैसोलीन की होती है। साथ ही समुद्र में जो इसकी उपलब्धता होती है वो सस्ती होती है, उसका परिवहन सस्ता होता है। उसका भी कारण होता है, जमीन में यह जब पाया जाएगा तो थोड़ा महंगा होगा। इसका कारण क्या है, इस पर अगर विचार करें तो समुद्र के माध्यम से परिवहन सस्ता होगा, तो उस पर जो लागत आएगी सभी कारकों को जोड़ने के बाद उस पर जो मूल्य निर्धारण होगा वो सस्ता होगा। जमीन से अगर बात करें तो निकालने के बाद वो पाइपलाइन के माध्यम से या ट्रांसपोर्टेशन रोड के माध्यम से दूसरी जगह ले जाएंगे, इसलिए उसका दाम थोड़ा अधिक हो जाता है। और इन सारे कारकों को ध्यान में रखते हुए एक बेंचमार्क प्राइस डिसाइड किया जाता है। इस बेंचमार्क प्राइस का भी आप अक्सर सुनते होंगे, बेंचमार्क के लिए ये शब्दावली अक्सर पेपर्स में आती है। तो बेंचमार्क पे जरा नजर डालें तो 3 बेंचमार्क हैं। एक ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क, ये उत्तरी सागर में जो तेल निकाला जाता है इस तेल में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, ये ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क है। साथ ही WTI बेंचमार्क एक है, जो अमेरिकी तेल कुओं से तेल निकाला जाता है, वो बेंचमार्क ये है। ये वस्तुतः वहां का एक शहर है ओक्लाहोमा, वहां पर इसका भंडारण किया जाता है और पाइपलाइन के माध्यम से या अन्य
रोड के माध्यम से इसको दूसरी जगह पर भेजा जाता है। तीसरा है दुबई ओमान बेंचमार्क, ये एक तीसरा बेंचमार्क है। तो ये कुछ इसके बेंचमार्क है। वास्तव में भारत सबसे ज्यादा इसी से अपना व्यापार करता है। तो भारत के दृष्टिकोण से ब्रेंट क्रूड ऑयल बेंचमार्क महत्वपूर्ण है और इसी में 19% की बढ़ोतरी से भारत के माथे पर भी चिंता की लकीरों का होना स्वाभाविक है। इस ब्रेंट क्रूड में 19% की जो वृद्धि हुई है ये इसके निर्यातक समूहों द्वारा की गई है। और आपको पता है कि एक समूह है ओपेक, जो पहले ओपेक था अब ओपेक प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। उनके माध्यम से ये निर्धारण करके अगर ये वृद्धि की गई है तो ये भारत के लिए क्या ऐसे हर देश पे चिंता बढ़ा देगा जिसकी बड़ी मद, आयात की बड़ी मद होती है तेल। तो देखते हैं इसका परिणाम क्या होगा। परिवहन और किसान, मुद्रास्फीति, ये सारी बातें प्रभावित करेंगी इसकी कीमतों के बढ़ने की वजह से। तो एक नजर डालते हैं ओपेक क्या है और ओपेक प्लस क्या है। ओपेक वस्तुतः 1950 और 60 का जो दशक था, जब उपनिवेशीकरण का दौर चल रहा था। उपनिवेशीकरण का मतलब है कि यूरोप के राष्ट्र अलग अलग जगहों पर जाकर अपना उपनिवेश बनाए थे। फिर धीरे धीरे वो उपनिवेश जब मुक्त होना शुरू हुए उन औपनिवेशिक शक्तियों से, वहां पर राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने लगी, तो उसको उपनिवेशीकरण कहते हैं। तो औपनिवेशीकरण का जब दौर चल रहा था तो उसमें इन उपनिवेशों में एक नई भावना का उदय हो रहा था कि हमें भी स्थानीय संसाधन पर स्थानीय लोगों का अधिकार होना चाहिए। इस भावना के तहत ही ऐसे क्षेत्र में जहां पर तेल का उत्पादन हो रहा था, मध्य पूर्व का क्षेत्र था, वहां के तेल बाजार पर कुछ यूरोपीय कंपनियां थी जिनकी संख्या थी 7, जिनको 7 सिस्टर्स भी कहा जाता था। उनके अधिकार से मुक्त होने के लिए ये कहा गया कि अब ये नियंत्रित नहीं करेंगे यहाँ की व्यवस्था को। उसके खिलाफ कुछ लोगों ने आवाज उठाई और उसको, उनके एक अधिकार को समाप्त करने के लिए 5 देश आगे आते हैं। इन देशों के नाम आप ध्यान दें तो ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला, ये 5 देश औपनिवेशीकरण के तहत स्थानीय भावना के तहत संसाधनों पर उनका अधिकार हो, इस तरह से 7 सिस्टर का विरोध करती हैं। और 1960 में बगदाद में एक सम्मेलन होता है और उसी में ओपेक का गठन होता है, जिसको आप देख सकते हैं ऊपर, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, अर्थात पेट्रोल के एक्सपोर्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का रूप दिया जाता है 1960 में, जो कि ओपेक कहलाता है। शुरू में संस्थापक देशों की संख्या जरूर 5 थी, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ के 13 हो जाती है। और आगे हम देखेंगे तो 2016 में जब तेल की कीमतें काफी निम्न स्तरों पर थी, तो ओपेक समूह में 10 अन्य सदस्य, जो कि इसके सदस्य नहीं थे, वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं और इस ओपेक को ओपेक प्लस का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। साथ ही इस विस्तारित समूह के सदस्यों में रूस भी था। रूस भी आपको पता है कि तेल वहां पर एक बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इस तरह से ओपेक प्लस का उदय होता है। अब देखें कि क्यों बढ़ी है कीमत, क्या कारण है कीमत के बढ़ने का। तो वास्तव में सबसे बढ़कर अगर हम देखें तो सऊदी अरब द्वारा वैश्विक बाजारों में जो भेजे जाने वाले तेल की मात्रा है उसमें कटौती की गई है और ये कटौती इस साल के अंत तक जारी रखने की बात की गई है। कटौती की बात को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले हम जिक्र करेंगे कोविड-19 का। जब कोविड-19 का टाइम था, आपको पता है, तो इसमें शुरुआत में अचानक से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप वैश्विक जो अर्थव्यवस्था थी उसकी गति मंद क्या ठप पड़ गई। ऐसे में जो तेल की मांग थी वो कम हो गई। तेल की मांग के अचानक कम हो जाने के कारण तेल की कीमत नीचे आई और जब कीमत नीचे आएगी तो उस देश द्वारा तेल के उत्पादन को हतोत्साहित होगा, तो तेल का उत्पादन उस देश द्वारा कम किया गया। ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि कोविड-19 के समय तेल के उत्पादन में कटौती एक बार पहले हुई थी। फिर क्या हुआ, फिर लेकिन ये कोविड का लॉकडाउन धीरे धीरे लंबे समय तक खिंचा और आर्थिक गतिविधि बहुत लंबे समय तक ठप नहीं रह सकती है। फिर उसका संचालन शुरू हुआ और धीरे धीरे देखेंगे आप, मांग बढ़ती है तो फिर से ये प्रोडक्शन बढ़ता है, तेल की कीमतें भी धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं। लेकिन अचानक फिर एक मोड़ आता है 2022 में, फरवरी 2022 में जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू होता है, तो फिर से अचानक क्या होगा कि आपूर्ति बाधित होने से ही डिमांड अगर बढ़े और आपूर्ति बाधित हो तो जाहिर सी बात है कीमत बढ़ जाएगी। ऐसी स्थिति में रूस यूक्रेन युद्ध के समय फिर से कीमत में वृद्धि और अचानक ज्यादा वृद्धि देखने को मिली। लेकिन जब यह युद्ध भी लंबे समय तक चलने लगा तो धीरे धीरे इसकी जो बढ़ी हुई कीमतें हैं वो धीरे धीरे कम होंगी। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि बहुत ज्यादा अगर कोई चीज की कीमत बढ़ जाएगी
तो हम अगर गाड़ी से चलते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि गाड़ी खड़ी कर दें। तो हमने अपना उपभोग करना थोड़ा कम किया और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उसकी कीमत फिर जो बढ़ी हुई ज्यादा कीमत थी अचानक धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन अब यहाँ चिंता की लकीरें ओपेक सदस्यों के माथे पर आई कि इन बढ़ी हुई कीमतों से जब कम कीमत किसी को भी मिलेगा तो वो खराब लगेगा। ऐसे में इन्होंने अपने उत्पादन को फिर से कट किया है, फिर से उसमें कटौती की है कि अचानक जो नीचे आई स्थिति है वो फिर से ऊपर लाई जा सके। यहां से फिर बात हम शुरू करते हैं कि सऊदी अरब ने वैश्विक बाजारों में भेजे जाने वाले तेल की मात्रा में कटौती कर दी है। क्यों कर दी है, यह बात आपको समझ में आई होगी। दुनिया के दूसरे भी बड़े तेल आपूर्तिकर्ता ने यह निर्णय लिया, ऐसा ही कुछ किया। इसी पग पर आगे चलते हुए रशिया ने भी कुछ ऐसा ही किया। आप देखेंगे रशिया ने भी तकरीबन 3 लाख बैरल की अपनी कटौती बढ़ा दी है। साथ ही ये क्यों बढ़ी है कीमत, इसके ये 2 कारण तो हैं ही, कुछ अन्य कारण भी हैं। जैसे ईंधन की मांग का बढ़ जाना, अगर ईंधन की मांग बहुत बढ़ जाएगी और उत्पादन उतना ही है तो भी कहीं ना कहीं इसकी कीमत बढ़ेगी। साथ ही वित्तीय अटकलें, जिसमें तेल बाजारों में इस आधार पर निवेश किया जाता है कि तेल की कीमत बढ़ने वाली है, तो ऐसे शेयरों में इन्वेस्ट करने की वजह से भी ये कीमतें बढ़ जाती हैं। साथ ही एक धारणा यह भी है कि अगर अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, साथ ही चीन और यूरोप में कमजोर वृद्धि देखी जा रही है, तो ये भी कुछ कारण है, इसकी वजह से भी यह कीमत बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। आगे देखें तो इस मूल्य वृद्धि का प्रभाव क्या है। जो ये मूल्य वृद्धि हुई है वो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को प्रभावित करेगी, लेकिन हमारा यह प्रभाव भारत के परिप्रेक्ष्य में है। अगर हम देखें तो मजबूत मांग और सीमित आपूर्ति के आधार पर यह तेल जो है $100 प्रति बैरल होने की संभावना है। जिस स्पीड से ये इसकी कीमत बढ़ रही है तो ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह $100 प्रति बैरल तक पहुंचेगी। ऐसे में केंद्रीय बैंक जो होंगे वो अपने ब्याज दरों में कटौती करेंगे, इस पर विवश हो जाएंगे। अब क्षमा करिएगा, केंद्रीय बैंक अपने ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने पर विवश हो जाएंगे। अब देखिए, उच्च आयात लागत के कारण भारत का जो चालू खाता घाटा है उसके बढ़ने की संभावना है, वो बढ़ेगा। ऐसी कंडीशन में मुद्रास्फीति बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। साथ ही आप देखें भारत का रुपया उस पर दबाव पड़ेगा और डॉलर के मुकाबले कहीं ना कहीं वो कमजोर होगा। साथ ही हम ये भी देखें कि अतिरिक्त राजस्व वसूल करने के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे नए कर और लेवी हैं वो हम लगाने की कोशिश करेंगे। साथ ही हम जो सब्सिडी दे रहे थे खासकर अपने तेल के क्षेत्र में, उस सब्सिडी में हमें बहुत बड़ा लॉस होगा, उसमें हमें घाटा होगा। ईंधन और ऊर्जा की कीमतों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उत्पादन के हर चरण में ये चीजें सम्मिलित है। ईंधन और ऊर्जा उत्पादन के हर चरण में है और अगर इसकी कीमत बढ़ रही है तो वो हर चरण को प्रभावित करेंगे। इस मूल्य वृद्धि के प्रभाव से वंचित नहीं रह पाएंगे। मुद्रास्फीति की बात हो चुकी है। टैक्स कलेक्शन पर नकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कटौती सरकार करेगी। अगर इनकी कीमत ज्यादा बढ़ेगी तो आम जनता को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार कहीं ना कहीं इसमें कटौती करेगी ताकि इसकी कीमत नियंत्रित रह सके। लेकिन परिणाम क्या होगा, राजस्व की हानि होगी और टैक्स कलेक्शन का जो घाटा है वो कहीं ना कहीं सरकार को वहन करना पड़ेगा। भारत के भुगतान संतुलन पर इसका असर दिखाई देगा, राजकोषीय घाटे में वृद्धि होगी। साथ ही हम देखें तो सब्सिडी के बोझ में वृद्धि होगी, क्योंकि भारत में उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए खुदरा कीमतों पर तेल के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है और इस तरह से हम सब्सिडी ज्यादा बढ़ाएंगे तो ऐसी कंडीशन में वो भार हमारे सरकार के ऊपर पड़ेगा। अब क्या हो सकती है आगे की राह, अगर ये समस्याएं हैं तो इसके रास्ते भी होंगे। इस आगे की राह पर अगर हम विचार करें तो जाहिर सी बात है कि जीवाश्म ईंधन की अपनी सीमाएं हैं, उसका एक नियत भंडार है। एक समय के बाद अगर हमने इसका उपयोग कम नहीं किया तो वो समाप्ति के कगार पर जाना ही जाना है। और हमारी निर्भरता ऐसे देशों के ऊपर अगर आवश्यकता से अधिक रहेगी तो एक समय ऐसा आएगा कि हम ब्लैकमेलिंग के शिकार होंगे। हालांकि भारत ने इस दिशा में काम भी किया है और अपने तेल के उत्पादन में उसने वृद्धि भी की है, कुछ आंकड़े ऐसे हैं। तो विकल्प ये है कि हम इसमें और वृद्धि करें। साथ ही जीवाश्म ईंधन के भंडार जब समाप्त होंगे तो हमको ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को खंगालना पड़ेगा और उस पर अधिक से अधिक काम करना पड़ेगा। फिर चाहे वो सौर ऊर्जा हो, चाहे पवन ऊर्जा हो, चाहे वो पनबिजली योजना हो, चाहे इलेक्ट्रिक पर निर्भरता हो, इसमें हमको अभिवृद्धि करनी होगी। साथ ही हमने 2021 15 अगस्त को ये घोषणा की गई थी कि 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र में बदलने का लक्ष्य रखा गया था।
तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें नीति और नियति दोनों में स्पष्टता रखनी होगी, इस पर मजबूती से काम करना होगा और किसी भी राष्ट्र पर अत्यधिक निर्भरता को समाप्त करके आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना होगा। और उसके लिए एकमात्र ये उपाय है कि हमको नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ मजबूती से कदम बढ़ाने होंगे। आइए चलते हैं आज के अंतिम सेशन अर्थात अभ्यास प्रश्न की तरफ। निम्न कथनों में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा या कौन से? कथन पहला है ओपेक का गठन 1960 में बगदाद में हुआ था। दूसरा कथन है कि ओपेक प्लस 2015 में अस्तित्व में आया। निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। आप इसका उत्तर अवश्य दें। उम्मीद करते हैं आपको संदर्भ समझ में आया होगा। पढ़ते रहें, लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।